हाय एवरीवन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक और पॉलिटिकल थिंकर के साथ हाजिर हुए हैं जिसे आमतौर पर हम हैगल कहते हैं। सीएसएस के अंदर हैगल जो है वो मोस्टली आने वालों फिलोसोफर्स में से नहीं है। 2018-19 के बाद जो है वो ख़ास तौर पर इसकी जो थ्योरी ऑफ स्पिरिट है वो आना स्टार्ट हुई है। और ये थ्योरी ऑफ स्पिरिट खासी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए या उन एस्पिरेंट के लिए जिनका बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल साइंस का या सोशल साइंस का नहीं है। आज की इस वीडियो पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम ये भी देखेंगे कि हैगल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्ट है या इसका जो डायलेक्टलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से यूनानियों से डिफरेंट है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। स्टटगार्ड के अंदर ये पैदा हुए 1770 के अंदर, बर्लिन के अंदर इसकी डेथ हुई है 1831 के अंदर। और जाहिर है ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के अंदर यूरोप पूरे का पूरा जो है वो इंटेलेक्चुअली तो उसकी जो है वो एक रीबर्थ आ चुकी थी रेनेसांस के बाद, या आपकी जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है उसके बाद मजहबी तौर के ऊपर या इंटेलेक्चुअली तौर के ऊपर उनके अंदर अवेयरनेस तो आ चुकी थी। लेकिन पॉलिटिकली जो अवेयरनेस जो मिली है यूरोप को वो मिली है इनकलाब फ्रांस के बाद या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। हैगल का ये जो टाइम पीरियड है ये वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर इनकलाब फ्रांस भी होता है, जिसके अंदर नेपोलियन बोनापार्ट जैसा आदमी भी आता है। फिर अपनी नेचर का ये एक पहला इनकलाब था। अब जाहिर है फ्रांस के जितने भी नाइबरिंग स्टेट्स हैं, इंग्लैंड भी है जिसके अंदर जर्मन भी है, जिसके अंदर आपका इटली भी है, या यूरोप के सेंट्रल यूरोप के जितने भी ममालिक हैं उसके अंदर जो आपका इंटेलेक्चुअल क्लास है उन्हें ख़ास तौर पर इस इनकलाब को देखने की एक अपनी ही एक चाह थी। उन्हें एक बहुत ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं कि उन्हें एक एक्सपेक्टेशंस जो है इस इनकलाब से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर ये हुआ कि ये बड़ी तेज़ी के साथ ये इनकलाब आया और बड़ी तेज़ी के साथ ये इनकलाब जो है ये नाकाम हुआ। तो हैगल की जो पूरे का पूरा जो थॉट है उसका जो मेन काज या उसका जो मेन यूँ समझ लीजिए कि जो फैक्टर है उसे डेवलप करने के अंदर, उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के अंदर, एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही है। आगे इसके अंदर हम देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि उसने किस तरह से कहाँ कहाँ पर उसने मुख्तलिफ एज ए प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर उसने काम करना शुरू किया, लेकिन बाद में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से होता हुआ वो इन द एंड जाकर बर्लिन यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए प्रोफेसर के तौर पर काम करते हैं। अपने वक्त के बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे फ़िलोसोफ़र ये माने जाते हैं। इन्हें बचपन के अंदर ही इनके जितने भी दोस्त थे वो ओल्ड मैन के तौर पर जानते थे। ओल्ड मैन इस सेंस के अंदर कि उसके जो थॉट थे वो एक ओल्ड मैन की तरह से क्या थे, मैच्योर थे। मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ये पैदा हुए और मिडिल क्लास फैमिली जिस तरह से सोच कि लड़की बनाना चाहती है, इन्हें जो है वो एक मजहबी बनाना चाहती है, लेकिन ये आदमी जो है वो फ़लसफ़े के साथ जो है वो ज़्यादा अटैच हो गए। बाकी तो तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर जिसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा वो सिंपल ये लाइन है। इस लाइन के अंदर इसकी जितनी भी बुक्स हैं मास्टरपीस, उन तमाम का जो है वो उन तमाम को मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहली आ जाती है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट आ जाती है। अब इस फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट के अंदर हैगल हमें ये बताते हैं कि एक इंसान किस तरह से फ्रीडम को गेन कर सकता है, एक इंसान किस तरह से नॉलेज को गेन कर सकता है, एक इंसान किस तरह से कॉन्शियस को गेन कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको इस किताब के अंदर मिलेंगी। इसकी दूसरी किताब जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइंस ऑफ लॉजिक है। साइंस ऑफ लॉजिक बेसिकली ये 3 वॉल्यूम्स के ऊपर मुश्तमिल जो है एक किताब है। इस किताब के अंदर हमें जितनी भी हैगल के मेटाफिज़िकल कॉन्सेप्ट या मेटाफिज़िकल थॉट्स हैं वो तमाम के तमाम हमें साइंस ऑफ लॉजिक के अंदर मिलते हैं। हमें इसके अंदर वो ये बताता है द वर्ड ऑफ बीइंग क्या होती है, द वर्ड ऑफ आइडियाज़ क्या है, द वर्ड ऑफ फॉर्म क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें साइंस ऑफ लॉजिक के अंदर मिलेंगी। और देन उसके बाद आपको एक दूसरी किताब यहाँ पर नज़र आएगी जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस है। अब ये हम ये कह सकते हैं कि हैगल की जितनी भी थॉट्स हैं, फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं, उन तमाम की जो समरी है वो इस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर मौजूद है। और इन द एंड द एलिमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट्स। अब आज की जो हमारी वीडियो या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी इसके थॉट्स हैं वो सारी की सारी एलिमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट्स के अंदर मौजूद हैं। अब ये तो हो गई उसकी तमाम जो है वो बुक्स।
हेगल को माना जाता है कि ये लास्ट ग्रांड फिलोसोफर है मॉडर्न टाइम पीरियड के। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जर्मन जो आइडलिज्म है उसकी सबसे जो बेस्ट इवॉल्व्ड फॉर्म है, वो उसका जो मेन जरिया है, दैट इज़ हेगल, वो हेगल ही है। अब इसके इस आदमी के जो थॉट्स हैं उसका जो इन्फ्लुएंस पड़ा है वो इसके बाद के आने वाले जितने भी फिलोसोफर्स हैं, जिसके अंदर कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स इसका मुकम्मल जो इवन आइडलिज्म का जो इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो डायलेक्टिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसे वो क्या करते हैं, एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें वो फ़र्क ये करते हैं कि इसका जो डायलेक्टिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन आइडियाज़, और मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मेथड है वो बेस कर रहा है मैटर के ऊपर। मार्क्स के बाद जो है वो नाजी के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस पड़ा है। इसका इन्फ्लुएंस जो है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हमारे जितने हैं उनके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस है, या एग्जिस्टेंशनलिज्म के जितने भी हैं, किरकेगार्ड हो या सार्थर हो, उसके ऊपर भी ये क्या करता है, अपना एक इन्फ्लुएंस देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इसकी फ़िलोसफी से इतने लोग या इतने बड़े नाम जो है वो प्रोमिनेंट वेस्टर्न थिंकर्स जो हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ है, तो हेगल के ऊपर भी ज़ाहिर है किसी न किसी पॉलिटिकल थिंकर का इन्फ्लुएंस होगा। तो ये भी फैक्ट है। हेगल के ऊपर जो सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस आपको नज़र आएगा वो सोक्रेटी का ही नज़र आएगा। यूनानी जो है वो सोक्रेटी हो गया, प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, इन तीनों से ही इन्फ्लुएंस्ड थे हेगल। और वो किस तरह से, सोक्रेटी का जो डायलेक्टिकलिज्म का जो मेथड है वो है ही बेसिकली सोक्रेटी का, और सोक्रेटी से ही इसने क्या किया है, वो इन्फ्लुएंस लिया है। इसी तरह से प्लेटो के अंदर अगर आप आ जाएं तो प्लेटो का जो आइडलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये वही आइडलिज्म का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करते हैं। अगर हम अरिस्टोटल के ऊपर आ जाते हैं तो अरिस्टोटल का जो टीलियोलॉजिकल मेथड है वो सारे का सारा जो है वो टीलियोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है वो हेगल अडॉप्ट करते हैं। अब टीलियोलॉजी की क्या है, टीलियोलॉजी ये है कि भाई दुनिया के अंदर या इस पूरी यूनिवर्स के अंदर जितनी भी हर चीज़ जो है, उन तमाम चीज़ों का कोई ना कोई क्या है, पर्पज़ है। चाहे आपकी वो लिविंग थिंग है या आपकी वो नॉन लिविंग थिंग है, तो हर दुनिया के अंदर हर चीज़ का कोई ना कोई क्या है, मकसद है, हर चीज़ का कोई ना कोई एक पर्पज़ है। तो ये कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल का भी यही मानना था, इसी तरह से हेगल का भी यही मानना था। रूसो की जनरल विल को ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह से कांट का जो रैशनलिज्म है उसे भी हेगल क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब ये तो हो गया इसका छोटा सा एक ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं कि इसकी जो थ्योरी है, जिसे हम थ्योरी ऑफ स्पिरिट कहते हैं या थ्योरी ऑफ गाइस्ट कहते हैं, इसे हेगलियन आइडलिज्म भी कहा जाता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो गाइस्ट है, गाइस्ट एक जर्मन वर्ड है, और इसे अगर अंग्रेज़ी के अंदर आप ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब है स्पिरिट भी उसे कहा जाता है, उसे माइंड भी कहते हैं, उसे कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, उसे सोल भी कहते हैं। यानी कि हम इस गाइस्ट का देने का जो मतलब है या इस थ्योरी का देने का मतलब जो है, वो हेगल हमें ये समझाना चाहते हैं कि किस तरह से जो है वो आपकी जो रियलिटी है, रियलिटी को किस तरह से हम थॉट के थ्रू या थॉट प्रोसेस के थ्रू किस तरह से रियलिटी को हम जान सकते हैं, किस तरह से उसे पहचान सकते हैं। सिंपलीफाई करूँ कि थ्योरी ऑफ स्पिरिट है क्या। अब हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें कि एक आदमी है, जब वो ये समझ रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़, यानी कि यूनिवर्स अभी क्या है, बनी ही नहीं है, तो हेगल का मानना है कि जब पूरी कायनात नहीं बनी तब वहाँ पर एक चीज़ एग्जिस्ट करती थी, और वो चीज़ क्या थी, दैट वाज स्पिरिट, दैट वाज सोल। वो रूह थी, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, वो एक तरह से एनर्जी थी। ठीक है। अब वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी वो क्या थी, मुकम्मल तौर पर वो आपकी क्या है, वो अनकॉन्शियस है। अब वो अनकॉन्शियस किस तरह से है, अनकॉन्शियस वो इस सेंस के अंदर है कि वो खुद को नहीं जानती, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस उसके अंदर नहीं है। लेकिन उसका मकसद ये बिल्कुल ही नहीं है कि उस सोल के अंदर पोटेंशियल मौजूद नहीं है। उसके अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसके अंदर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अब इस तरह से वो क्या, वो जो सोल है, वो जो स्पिरिट है, वो क्या चाहती है, वो सिंपल ये चाहती है कि उसे सेल्फ कॉन्शियसनेस मिले। अब उस सेल्फ कॉन्शियसनेस के थ्रू वो हासिल क्या करना चाहती है, वो बुनियादी तौर पर हासिल करना चाहती है फ्रीडम, आज़ादी। अब किस तरह से ये आज़ादी हासिल वो करेगी,
वो सोल किस तरह से खुद को जान पाएगी, वो सोल किस तरह से खुद को सेल्फ कॉन्शियसनेस के स्टेट के अंदर लेकर आएगी। तो हेगल के मुताबिक उस सोल ने सबसे पहले अपनी एक अपोजिट चीज़ के अंदर खुद को कन्वर्ट किया। अब जो सोल है, जो स्पिरिट है, जो कॉन्शियसनेस है, उसका अपोजिट क्या होगा? वो अपोजिट यकीनी तौर पर मैटर ही होगा। ठीक है जी। जिस तरह से अगर हुर्फ आम के अंदर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि इंसान जो है, इंसान की जो बॉडी है, ये क्या है? एक तरह से कंपाउंड है। किस चीज़ की कंपाउंड है? एक उसके अंदर जी सोल है, दूसरा उसके अंदर क्या है? मैटर है। मैटर क्या है? मैटर उसका क्या है? जिस्म है। और उसके पास जो माइंड है, उसके पास जो स्पिरिट या कॉन्शियस जो है, वो क्या है? वो बेसिकली उसका सोल है। तो इस तरह से उस सोल ने, हेगल ये कहता है कि सोल ने मैटर के अंदर खुद को क्या किया? कन्वर्ट किया। और इस तरह से क्या हुआ कि पूरी यूनिवर्स या पूरी कायनात के अंदर एक मैटर बना। उस मैटर ने फिर खुद को किसी दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, फिर उसने किसी दूसरी फॉर्म के अंदर खुद को क्या किया? कन्वर्ट किया। इस तरह से क्या हुआ कि इस तरह से पहाड़ों के अंदर भी स्पिरिट आ गई, इस तरह से पेड़ों के अंदर भी स्पिरिट आ गई, इस तरह से जो है वो आपकी जानवरों के अंदर भी स्पिरिट आ गई, इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर भी स्पिरिट आ गई, इस तरह से हवा के अंदर स्पिरिट हो गई, आसमानों के अंदर स्पिरिट हो गई, तमाम चीज़ों के अंदर, दुनिया की हर शय के अंदर क्या हो गई? स्पिरिट जो है वो मौजूद आ गई। अब कहता है कि ये जो स्पिरिट जब हर चीज़ के अंदर आई, तो वो जो मैटर है, मैटर की एक बड़ी वीकनेस ये है कि वो मैटर हमेशा क्या होता है? डिस्ट्रॉयबल होता है। उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर हमेशा फ़ानी होता है, वो हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे दुनिया के अंदर कितना भी बड़े से बड़ा पहाड़ क्यों ना हो। एक टाइम या एक वक्त ऐसा आएगा जब वो पहाड़ मिट्टी के ज़रों के अंदर कन्वर्ट होगा, समंदर की रेत के अंदर जाकर कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से ये कहता है कि मैटर जो है उसने फॉर्म वो क्या करता रहा? चेंज करता रहा। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मुख्तलिफ फॉर्म वो क्या करता रहा? लेता रहा। लेकिन फिर भी उस सोल के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जितनी भी चीज़ें बनाई गई, जितनी भी चीज़ें पैदा हुई, उन तमाम चीज़ों के अंदर ऐसी कोई भी मखलूक नहीं थी जिसके पास सेल्फ रिकग्निशन हो, जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस हो। फिर ये कहता है कि इस सोल ने खुद को कब जाना? इस सोल ने खुद को तब जाना जब इंसान पैदा हुआ, जब इंसान को अशरफ बनाया गया। तो इंसान के अशरफ बनने के बाद उस सोल ने ये जाना कि ये एक ऐसी क्रिएशन या एक ऐसी मखलूक है जो खुद को जानने की सलाहियत रखती है। तो फिर कहता है कि ये जो सोल है, बेसिकली इंसान के पैदा होने के साथ इसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस आई। अब ये सेल्फ कॉन्शियसनेस इसके अंदर तो आई, लेकिन आगे इसका जो पूरा जो इसका चैन है वो आगे फ़िलहाल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो कॉन्शियसनेस है, ये बेसिकली क्या है? इसका जो पर्पस है वो है आज़ाद होना, फ्री होना। और वो फ्री कैसे होगा? फ्री वो होगा जब वो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाएगा। एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस या एब्सोल्यूट फ्रीडम क्या होती है? कि द एब्सेंस ऑफ कंट्राडिक्शन इज़ फ्रीडम। जहाँ पर कंट्राडिक्शन नहीं होती वही बेसिकली क्या है? आपका फ्रीडम है। ये तो हेगल का जो थ्योरी ऑफ स्पिरिट या थ्योरी ऑफ गॉइस्ट जो है, इसे मैंने सादे से अल्फाजों के अंदर कोशिश की कि आपको ये बताया जाए। न्यूटॉनिक एरा ऑफ फिज़िक्स जो है उसके अंदर ये माना जाता था कि ये कायनात हमेशा से है और ये हमेशा रहेगी। मादा हमेशा से और हमेशा से रहेगा, ये यानी कि न्यूटॉनिक एरा के अंदर ये माना जाता था। मॉडर्न फिज़िक्स का जो एज है वो ये नहीं मानता, वो इस थ्योरी को या इस स्टेटमेंट को या इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर नहीं रहा। मॉडर्न एज क्या कहती है? मॉडर्न एज ये कहती है कि दिस यूनिवर्स हैज़ अ बिगनिंग एंड इट हैज़ एन एंड। इसकी एक बिगनिंग भी है और इसकी एक एंड भी है। अब इसकी बिगनिंग अगर है तो वो क्या है? बिगनिंग इसकी है सिंपल, जिसे आमतौर के अंदर हम लोग कहते हैं बिग बैंग। अब ये जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी के बाद जो यूनिवर्स हमारी वजूद के अंदर आई है, वो बिग बैंग थ्योरी के बाद वाली जो यूनिवर्स है, इट वाज द क्रिएशन ऑफ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड।
वहाँ से आपकी क्या हुई है, एक मटेरियल की दुनिया जो हुई है वो बिग बैंग थ्योरी के बाद हुई है। लेकिन जो बिग बैंग थ्योरी से पहले है, बिग बैंग से पहले जो है वो प्री बिग बैंग जो यूनिवर्स है, दैट वाज नॉट अ मटीरियलिस्टिक फेनोमेना, वो मटीरियलिस्टिक फेनोमेना नहीं है। यहाँ पर जो गाइस्ट का कॉन्सेप्ट है, हम ये समझ सकते हैं, या यहाँ पर जो ये बताने की कोशिश करता है कि सोल आपकी एग्जिस्ट करती है, तो उसका मतलब ये है कि ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्री जो बिग बैंग आपकी एज है उसके अंदर जो आपका सोल एग्जिस्ट कर रहा है वो बेसिकली नॉन मटीरियलिस्टिक है। इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी इससे थोड़ा रिजेंबल करता हुआ आपको नज़र आएगा। इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है? इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमने कहा कुन फयकुन, हमने कहा हो जा, तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई। तो सोचने वाली बात ये है कि उस हर्फ कुन से पहले, यानी कि अल्लाह ताला की कमांड से पहले जो यूनिवर्स है उसके अंदर क्या था इस्लाम के मुताबिक, या इस्लाम की थ्योरी के मुताबिक, तो उसके अंदर भी इस्लाम हमें ये बताता है कि हर्फ कुन से पहले भी वहाँ पर जो चीज़ एग्जिस्ट करती थी वो एक नूर था, एक लतीफ़ किस्म का नूर। लतीफ़ नूर क्यों? लतीफ़ नूर इस वजह से कि उसके अंदर हिरारत नहीं है। हिरारत से मुराद यह है कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, मूवमेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, आपकी एग्जिस्ट करती है। तो हैगल आपको जो चीज़ बता रहा है वो क्या बता रहा है? हैगल भी आपको ये बता रहा है कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस एब्सेंट है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल जो है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर हम इस्लाम की तरफ आ जाएं, इस्लाम की कॉन्सेप्ट या इस्लाम को अगर हम 2 मिनट के लिए ये सोचना शुरू कर दें कि भाई अच्छा, हेगल तो ये कहता है ना कि भाई वो जो सोल है उसका ऑब्जेक्टिव है फ्रीडम, वो चाहती है कि मुझे पहचाना जाए, सेल्फ कॉन्शियसनेस के थ्रू वो चाहती है कि मुझे आज़ाद किया जाए। अब इस्लामिक जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिवर्स है कि भाई कायनात को क्यों बनाया गया, इसके बारे में हमें क्लियरली तौर पर कुरान पाक के अंदर कहीं पर भी वजाहत के साथ एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलती। एक हदीस कुदसी है जिसके अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, तो मैंने ये चाहा कि मुझे पहचाना जाए। आज पहचाना जाए तो उसके लिए मैंने क्या किया, खल्क को तख्लीक किया। अब ये जो खल्क की तख्लीक का जो कॉन्सेप्ट है, खल्क के जो तख्लीक के जो कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 पहलू हैं बेसिकली। एक तो ये है कि आप इस तख्लीक या इस खल्क के ज़रिए से आप क्या करते हैं, खुदा ताला ये चाहते थे कि मुझे पहचाना जाए, और ये जो खल्क है उसके अंदर भी क्या हो, पहचानने वाला भी हो। अब ये जो पहचानने वाला है, अब खल्क के अंदर तो भाई आपके जो है वो जानवर भी हैं, खल्क के अंदर परिंदे भी हैं, खल्क के अंदर प्लांट भी हैं, खल्क के अंदर तमाम जो आपकी लिविंग बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इसमें हम अगर देखें तो खल्क के अंदर एक ऐसी यानी कि पहचानने वाली खल्क भी हो। तो ये वाले जो हैगल का जो कॉन्सेप्ट है, हैगल क्या कह रहा है, हैगल भी आपको यही बता रहा है कि बाकी जो आपने क्रिएशन तो बनाई, लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो अचीव किया उस सोल ने, वो तब किया जब ह्यूमन माइंड ने ग्रो करना शुरू किया, ह्यूमन माइंड को जब बनाया गया। तो ये जो खल्क वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब होमो सेपियंस या आदम जब बनाया गया, तो आदम के बनाने के बाद उसे मालिक के हकीकी को जो पहचानने का जो आपका जो सपना था वो क्या हुआ, या मालिक के हकीकी को पहचानने वाली जो आपकी एक प्लान के अंदर जो चीज़ शामिल थी वो आपने क्या किया, अचीव किया। अब इस्लाम भी ये कह रहा है कि भाई ये आपकी जो यूनिवर्स की जो तख्लीक है, ये अभी जो है वो जिस तरह से इकबाल ने कहा ना कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन कुन फयकुन, कि ये आपकी यूनिवर्स बनाने का जो कॉन्सेप्ट है अभी तक ये पूरा नहीं हुआ, ये कंप्लीट हुआ नहीं है। वही कॉन्सेप्ट मॉडर्न फिज़िक्स वाला कि इस दुनिया को इट हैज़ एन एंड, इस यूनिवर्स की एक एंड भी है जिस तरह से इसकी क्रिएशन हुई है। तो ये पूरी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिकली उम्मीद करता हूँ कि मैंने इसे जो है वो समझाने के अंदर कुछ हद तक थोड़ा कामयाब हुआ हूँ। ज़ाहिर है थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ट्रिकी है, इसे समझने के अंदर थोड़ा आपको टाइम लगेगा यकीनी तौर पर। अब हम आगे चलते हैं कि इसका जो डायलेक्टलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन करेगा, थ्योरी ऑफ स्पिरिट को भी मदद देगा आपको थोड़ी। ये यूनानी जो है वो यूनानी ये मानते थे कि जो आपका डायलेक्टिक्स है
वो सिंपल एक मेथड ऑफ आर्ग्यूमेंट है, और मेथड ऑफ आर्ग्यूमेंट के बेसिस के ऊपर आप नॉलेज या एक ट्रू नॉलेज जो है उसको हम क्या करते हैं, गेन करते हैं। जो हमारा सोक्रेटी वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने इसको जो है वो थोड़ा डिटेल के साथ बताया हुआ है। हेगल का मानना जो है वो, हेगल का ये मानना है कि हेगल का जो डायलेक्टिक है वो ये है कि नॉलेज इटसेल्फ जो है वो हमेशा एक मोशन के अंदर ही रहेगी। नॉलेज आप किसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस के ऊपर ले नहीं सकते। नॉलेज बजाते खुद क्या करेगी, वो रिवॉल्व ही करती रहेगी। किस तरह से, अब वो कहता है कि नॉलेज जो है बेसिकली यही आपका जो डेवलपमेंट है, या आपकी जो नॉलेज है, डायलेक्टिसिज्म जो है, यही बेसिकली आपका क्या है, ये आपका ह्यूमन हिस्ट्री भी यही है बेसिकली। इंसानी जो माइंड की जो ग्रोथ है वो भी बेसिकली यही है। अब एक चीज़ जो आपकी क्या है, एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो भी चीज़ है, एक्सेप्टेड जो ट्रूथ है, वही बेसिकली आपकी क्या है, थीसिस है। थीसिस का मतलब यह है कि जो चीज़ बीइंग है, जो चीज़ आपके सामने है, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, वही आपकी क्या है, थीसिस है। अब उसका उलट क्या है, उसका उलट, अब थीसिस जो है वो थीसिस क्या है, आपकी सोल जो है वो क्या हुई, आपकी एक तरह से थीसिस हुई, जो चीज़ उस टाइम बीइंग थी, एग्जिस्ट कर रही थी। अब एंटीथेसिस क्या थी, एंटीथेसिस उसका क्या हुई, मैटर हुई, जो चीज़ उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। यानी कि जो चीज़ आपकी आने वाली होगी, जो चीज़ आपकी जो है वो नथिंग है, आप ये कह सकते हैं कि जो चीज़ है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। अब वो जो नथिंग जब आएगी तो वही आपकी क्या बनेगी, ज़ाहिर है वो जो चीज़ बीइंग होगी उसका उलट होगी, उसका अगेंस्ट होगी, तो वो जो नथिंग होगी वही बेसिकली आपका एंटीथेसिस बनेगी। ठीक है जी। अब एक टाइम ये कहता है कि ऐसा आएगा जिसके अंदर बीइंग और नथिंग ये दोनों एक चीज़ बन जाएंगी। ठीक है जी। जिस तरह से स्पिरिट की थ्योरी के अंदर मैंने अर्ज किया कि जो सोल है, उस सोल ने खुद को मैटर के अंदर कन्वर्ट किया। जब सोल ने जिस्म के अंदर आया, जब वो रूह इंसानी जिस्म के लिबादे के अंदर उसने जब खुद को ओढ़ा, ढांप लिया, तो फिर वो क्या बन गया, वो बन गया साइंथिसिस बन गया। यानी कि इंसान जो हुआ वो आपका साइंथिसिस बन गया। साइंथिसिस एक तरह से क्या है, ये आपका थीसिस प्लस एंटीथीसिस का एक कंपाउंड है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, फिर जब ये तमाम चीज़ें क्या करेंगी, एक तरह से जो है वो मूव करना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि फ्रांस के जो आपका इनकलाब है उसके अंदर लुई द 14 जो है वो क्या है, थीसिस है। अब जो जितने भी आपकी जकोबियन क्लब या रिवोल्यूशनरी माइंड के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एंटीथेसिस हुए। अब जब वो एंटीथेसिस आपकी वो क्या बने, उस जो है वो आपकी रियलिस्टिक क्लास के अंदर या पावर को जब उन लोगों ने अपने हाथ में लिया, हाथ में लेने के बाद वो क्या हो गए, सिंथेसिस हो गए। अब सिंथेसिस तो वो हो गए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सिंथेसिस फिर से थीसिस बन गए। ठीक है जी। अब इसे मज़ीद मैं सिंपल करने की कोशिश करूं कि एक मिडिल क्लास आदमी है, और मिडिल क्लास आदमी हमेशा अपर क्लास के अगेंस्ट में बातें करता है कि अपर क्लास यहाँ पर हमारी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो मिडिल क्लास आदमी जो है वो बजाते खुद किसी कंपनी का सीईओ बन जाता है, या किसी भी बड़ी जो है वो आपकी मिल का जो है वो मैनेजर बन जाता है। तो वो जो मिडिल क्लास आदमी है, जो कि न्यूली जो है वो आपका एलीट क्लास के अंदर आया है, वो एग्जैक्ट वही काम करेगा जो उससे पहले वाले लोग कर रहे थे। ठीक है। तो इस वजह से वो क्या बन जाएगा, आपका एक तरह से साइंथिसिस बन जाएगा। यानी कि वो उन तमाम थीसिस को, यानी कि कुछ टाइम पहले जिन लोगों के खिलाफ या जिन हरकतों के खिलाफ वो बात कर रहा था, आज वो तमाम की तमाम चीज़ें वो खुद कर रहा है। तो इस तरह से वो क्या होगा, आपका जो है वो साइंथिसिस बन जाएगा, और ये नेक्स्ट स्टेज के अंदर चला जाएगा। ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ये कहता है कि जो आपकी जब एक इंसान फ्री था, जब वन इंसान फ्री था, ये क्या था, आपका एक थीसिस था। और उसके बाद क्या हुआ, जब कुछ इंसान ज़्यादा फ्री हुए, तो फ्यू जब फ्री हुए तो ये एंटीथेसिस बना, और जब तमाम के तमाम आपके फ्री हुए तो ये क्या हुआ, आपका सिंथेसिस बन गया। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इंटरनल जो आपकी जो भी आपका कंसिस्टेंट है, वहाँ पर एब्सेंस ऑफ कंट्रोडक्शन है। व्हेन नो न्यू आइडियाज ऑफ फ्रीडम इमर्ज टू चैलेंज, तो वही आपका क्या होता है, बेसिकली फ्रीडम होता है। ह्यूमन हिस्ट्री जो है ये तमाम की तमाम इसकी
आइडलिज्म के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये कहता है कि ये आपकी, अच्छा पहले तो आप ये देखें ना कि सोल जो है एक इंसान बना, अब इंसान के बनने के बाद वो कॉन्शियस हुआ, इंसान के कॉन्शियस होने के बाद क्या हुआ, इंसान ने फैमिली बनाई, इंसान ने फैमिली से लेकर इंसान ने समाज बनाया, समाज की बेसिस के ऊपर आपकी क्या हुई, सिविलाइजेशन की बुनियाद हुई। सिविलाइजेशन जी क्या है? सिविलाइजेशन ये है कि किसी भी सोशल वैल्यूज़ जो हैं आपकी, सोशल डेवलपमेंट की बिल्कुल जो हाईएस्ट स्टेज है, दैट इज़ सिविलाइजेशन। तो जब सिविलाइजेशन जो है वो बेसिकली जो ह्यूमन माइंड है उसकी ग्रोथ की लास्ट स्टेज है। अब वे जो उस सिविलाइजेशन के बाद वो सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय होगी, वहीं पर कोई दूसरी सिविलाइजेशन क्या करेगी, आपकी जन्म लेगी। अब ये कहता है कि इंसान जो है, इंसान की हिस्ट्री जो है वो बेसिकली वो ह्यूमन माइंड की ही डेवलपमेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिस तरह से कार्ल मार्क्स कहता है कि ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो बेसिकली मटेरियल की डेवलपमेंट है, तो ये कहता है कि ये ह्यूमन माइंड की डेवलप, माइंड से मुराद इसका है आइडिया, कि ये आइडिया की डेवलपमेंट है। जब ओरिएंटल डिस्पोटिज्म थी तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ओनली वन वाज फ्री। पहले जो लास्ट स्लाइड के अंदर जो इसका मैंने थोड़ा सा अर्ज किया है कि जो फ्रीडम की साइकिल है, तो जब वहाँ पर क्या है, एक आदमी फ्री है, और वो एक आदमी कौन है, वो ही आदमी है जो उनका किंग है। तो वहाँ पर क्या है, ये कहता है कि ये चाइल्डहुड ऑफ हिस्ट्री है, ये इंसान की तारीख की यानी कि एक अर्लियर स्टेज है। अब वहाँ पर अर्लियर स्टेज क्यों कह रहा है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक आदमी ही क्या है, आज़ाद है। इंसान की समाज ने थोड़ी तरक्की की, थोड़ी तरक्की करने के बाद यूनानी आए, यूनानी सिटी स्टेट जब आई तो सिटी स्टेट के अंदर क्या हुए, एक आज़ाद नहीं था, वहाँ पर फ्यू वर फ्री, वहाँ पर कुछ आज़ाद थे। कुछ आज़ाद कौन से थे, और कुछ आज़ाद वही थे जो उनका ओलिगार्क क्लास है, वही जो उसके ऊपर रूल करने वाले थे। अब ये कहता है कि ये इसकी लड़कपन का ज़माना था इंसानी तारीख़ का। पोस्ट रिफॉर्मेशन यूरोप, पोस्ट रिफॉर्मेशन यूरोप इस वजह से कि पोस्ट रिफॉर्मेशन यूरोप के बाद इंसानों ने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ चुका था, इंसानों ने जमहूरियत की बात करना शुरू की थी, इंसान ने इंडिविजुअल राइट की बात करना शुरू की, इंसान ने फ्रीडम लिबर्टी की बात शुरू की, इंसान ने इक्वालिटी की बात शुरू की, और ये बिल्कुल वही स्लोगन है जो आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्लोगन थे। अब इस स्लोगन के बाद क्या हुआ, इस एज के अंदर एवरीवन इज़ फ्री। अब जब तमाम के तमाम आज़ाद हैं तो ये कहता है कि अब क्योंकि इसकी हर चीज़ एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। सोल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, फ्रीडम था। अब जब तमाम के तमाम लोग यहाँ पर आज़ाद हुए तो वो सोल क्या कर रहा है, यहाँ पर अपना फाइनल स्टेज क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है। आगे ये कहता है कि जो आपकी तहजीब है जी, तहजीब को आप किस तरह से, मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट हम क्यों करते हैं, क्यों इस वजह से देते हैं कि हमें उनके खंडरात से उनकी सोशल लाइफ का पता चलता है, हमें उनके आर्ट का पता चलता है, हमें उनके मज़हब का, उनकी फ़िलासफ़ी का, उनके रहन सहन का पता चलता है। तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये भी ये कहती है कि जो आपका स्पिरिट है, वो स्पिरिट बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट है ही ये कि इस इंसान मोरालिटी की बात करे, इंसान रिलीजन की बात करे, इंसान आर्ट की बात करे, इंसान फ़लसफ़े की बात करे। अब ये तमाम कंपोनेंट जो हैं एक क्या होती हैं आपकी क्या कहते हैं कि एक तहजीब के अंदर इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। अब जब इन तमाम चीज़ों को आप देखते हैं तो जाहिर है, मिसाल के तौर पर यूनानी हैं, तो यूनानियों को आप किस तरह से जानते हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन की पहचान क्या है, उसकी पहचान आपका प्लेटो है, उसकी पहचान अरिस्टोटल है, उसकी पहचान सोक्रेटी है। तो ये भी ये कहता है कि उस तहजीब के अंदर सबसे ज़्यादा जो बेस्ट आदमी होगा, दैट इज़ फ़िलासफ़र, वो फ़िलासफ़र ही होगा। और तहजीब की जो पहचान होगी नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली नस्लों के साथ, वो उसके आर्ट के थ्रू होगी, उसके माइंड के थ्रू होगी, वो उसकी क्या होगी, डेवलपमेंट के थ्रू होगी। तो इस तरह से जो दुनिया के अंदर जो पहचान होती है एक तहजीब के साथ दूसरी तहजीब की, तो वो उसकी डेवलपमेंट या सोल के थ्रू होगी। तो ये कहता है कि इस तरह से, यानी कि जो आपका ह्यूमन हिस्ट्री है, यहाँ पर थोड़ा उसके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, उसे जिसके जो उनके तनकीद करने वाले हैं वो इस स्लाइड के ऊपर वो ज़्यादा ग्रिप करते हैं, क्योंकि ये मानता था कि इंसान की जो तहजीब है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लास्ट और फाइनल स्टेज जो तहजीब है वो जर्मन है।
अब हालांकि जर्मन तहजीब जो है, जर्मन जो शुरुआत के अंदर मैंने अर्ज़ किया कि जो पुरुषा थी, पुरुषा के अंदर हालांकि बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं, उसके अंदर जो है वो लोगों के राइट्स जो है वो बहुत ही बुरी तरह से वायोलेट किए जाते थे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज वीकनेसेस ये आदमी कहता है कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल जो है वो आपकी जर्मन ही है। और क्योंकि जर्मन के अंदर क्योंकि एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये कहता है कि इंसान की जो फाइनल पोटेंशियल है इंसान की, वो क्या है, सिविलाइजेशन ऑफ जर्मन है। अब ये इस यहाँ पर फुल कॉन्शियसनेस हैज़ अचीव्ड बाय स्पिरिट। जर्मन कौम के आने के साथ ही जो वो स्पिरिट जहाँ से शुरू हुआ था, उसने अपनी तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो अचीव कर ली हैं। अब ये कहता है, आगे चलकर कहता है कि हाईएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट ऑफ स्पिरिट इज़ दी प्रूशियन स्टेट, और ये वही स्टेट है जो आगे चलकर आपकी जर्मन बनी। तो इस तरह से कहता है कि प्रूशियन स्टेट जब आई तो ये बेसिकली उस सोल की क्या है, अचीवमेंट है। स्टेट क्यों, रियासत ही क्यों, क्योंकि रियासत वो होती है। अच्छा, इसमें थोड़ा मैं आपको मज़ीद सिंपलीफाई करूँ ना, कि सबसे पहले सोल है, सोल फ्रीडम चाहता है, सोल के बेसिस के ऊपर मैटर आया, मैटर की बेसिस के ऊपर इंसान आया, इंसान जो है, इस इंसान के आने के बाद कॉन्शियस हुआ, कॉन्शियस होने के बाद एक इंसान ने फैमिली बनाई, फैमिली के बाद सोसाइटी बनी, सोसाइटी जब बनी तो उस सोसाइटी में से क्या हुआ, एक इंसान ने दूसरे इंसान से सीखना शुरू किया, तो इस तरह से एक आपका कलेक्टिव विजडम का कॉन्सेप्ट वजूद में आया। कलेक्टिव विजडम के बाद आपकी पोस्ट मॉडर्न एज आती है। पोस्ट मॉडर्निस्ट जो एज के अंदर आप क्या करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अब उस डेमोक्रेसी की बात के अंदर क्या होती है, वही रूसो वाला जर्नल विल आ जाता है कि आप में से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट इंसान होता है वही क्या करता है, आपके ऊपर रूल करता है। अब जब वो रूल करता है तो उस आदमी को इतनी पावर्स होती हैं कि वो आपकी मोरालिटी को भी कंट्रोल करेगा, वो आपकी माइंड को कंट्रोल करेगा, वो आपके मैटर को कंट्रोल करेगा, वो आपकी हिस्ट्री को कंट्रोल करेगा, हर चीज़ को वो क्या करेगा, कंट्रोल करके बैठा हुआ होगा। अब उस आदमी को ये पावर कौन दे रहा है, उस आदमी को ये पावर दे रही है एक ही इंस्टीट्यूशन, दैट इज स्टेट। वो स्टेट ही है। इसलिए ये आदमी कहता है कि स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इंसान की सबसे ज़्यादा जो कॉन्शियसनेस है, इंसान की सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ है, वो क्या है, आपकी स्टेट है। अब ये तो हेगल का कॉन्सेप्ट है ना, इकबाल का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। इकबाल इकबाल का कॉन्सेप्ट क्या है, इकबाल का कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने पहले अर्ज किया कि ये कायनात अभी ना तमाम है, ये कायनात की क्या है, फाइनल स्टेज नहीं है। अब फाइनल स्टेज क्या होगी, मुसलमानों का बिलीव ये है, और इवन हिंदुओं का बिलीव भी यही है कि भाई आप क्या करते हैं, रीबर्थ लेते हैं। और रीबर्थ जो है, पुनर्जन्म जिसे कहते हैं, वो रीबर्थ क्या होता है, वो रीबर्थ यही होता है कि आपके पहले वाला जन्म के बेसिस के ऊपर आपको नेक्स्ट वाला जन्म मिलेगा। तो किसी भी मज़हब के हिसाब से ये थ्योरी आपकी फ़ाइनल नहीं है। ये आदमी, इसकी फाइनलिस्ट क्या है, ये कहता है कि आपका जो मज़हब है, क्योंकि ये बताता खुद एक प्रोटेस्टेंट इसकी फैमिली थी, ये कहता है कि दुनिया के अंदर जो बेस्ट मज़हब है वो आपका क्या है, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी प्रोटेस्टेंट जो हैं। अच्छा, आर्ट के अंदर ये कहता है कि आपका रोमांटिसिज्म ये फाइनल स्टेज है। और फ़लसफ़ा, क्योंकि सिविलाइजेशन, एक जर्मन सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशन के अंदर ये कहता है कि जो पहचाना जाएगी तहजीब, वो मुझसे पहचानी जाएगी, यानी कि सिर्फ ये अपने बारे में बात करता है। ठीक है जी। अब इसके जितने भी कॉन्ट्राडिक्ट हैं, इसकी जितनी भी यानी कि क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसा फ़लसफ़ी है जिसका विजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, नैरो है। वो सिर्फ जर्मन नेशन की बात करता है, वो अपने आर्ट की बात कर रहा है, वो अपने मज़हब की बात कर रहा है, वो सिर्फ अपनी ही बात कर रहा है। यानी कि दुनिया से बाहर, अपनी जर्मन से बाहर की जितनी भी दुनिया है उससे ये क्या है, मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसकी कॉन्सेप्ट ऑफ राइट के ऊपर। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, फिलोसफी ऑफ राइट के अंदर लिखी गई है ये, और ये बुक जो है ये 3 हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। पहले हिस्से के अंदर एब्स्ट्रैक्ट राइट की बात होती है, सेकंड वाले के अंदर मोरालिटी की बात की जाती है, थर्ड वाले के ऊपर इथिकल राइट्स, इथिकल लाइफ की बात करता है ये। अब ये जो इथिकल लाइफ है, इसे ये फर्दर 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देता है। फैमिली
जो है वो एथिक्स ये बताता है, सिविल सोसाइटी के एथिक्स बताता है और स्टेट के बताता है। और यहाँ पर भी आप देखें कि स्टेट को यहाँ पर ये क्या कह रहा है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एथिकल लाइफ जो है वो आपकी क्या है, स्टेट है। यहाँ पर एब्स्ट्रिक्ट जब राइट की हम बात करते हैं तो एब्स्ट्रिक्ट राइट के बारे में ये कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा चीप किस्म के राइट हैं। ये वो राइट हैं जहाँ पर आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। इंसान जो है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के सोचता है, इंसान सिर्फ अपनी आज़ादी के बारे में सोचता है। ये एक तरह से यानी कि नेगेटिव किस्म के ये थाट हैं। ये 15वीं या 16वीं सदी के अंदर जो है वो आपका क्या हुआ, इंडिविजुअल राइट की बुनियाद तो यही आपकी क्या बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट राइट बनते हैं ना, कि भाई आप इंडिविजुअल राइट की जब बात करते हैं तो जाहिर है वहाँ पर इंसान अपने बारे में ही सोच रहा होता है। लेकिन हेगल कहता है कि ये वाले जो आपके राइट हैं, एब्स्ट्रैक्ट राइट्स जो हैं, ये मुकम्मल तौर पर आपके क्या हैं, नेगेटिव राइट हैं, क्योंकि इसके अंदर आप किसी दूसरे के बारे में सोच नहीं रहे होते। उसके सेकंड वाले चैप्टर के अंदर या सेकंड वाले पार्ट के अंदर मोरालिटी के बारे में ये एक्सप्लेन किया जाता है। मोरालिटी के बारे में ये कहता है कि ये एक ऐसा राइट है जिसके अंदर एजेंट जो है वो अपने आप को एक सब्जेक्ट के तौर पर क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है, और इंसान अपने तमाम कामों को मेजर करता है किस बुनियाद के ऊपर, मोरालिटी की बेसिस के ऊपर, गुडनेस और बैडनेस की बेसिस के ऊपर, कि हम सही क्या है, गलत क्या है, हमारे लिए क्या मतलब मेरा राइट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये सारी की सारी जो है ये मोरालिटी के चैप्टर के अंदर आती हैं। थर्ड के अंदर ये बताता है कि जो आपकी इथिकल लाइफ है यही आपकी बेस्ट लाइफ है। क्यों बेस्ट है? वो इस वजह से बेस्ट है कि वहाँ पर इंसान जो है वो अपनी ज़ात से निकल कर अपनी फैमिली के बारे में सोचना शुरू करता है। इंसान अपनी सोसाइटी के, मोहल्ले के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, रियासत के बारे में इंसान यहाँ पर क्या करता है, सोचना शुरू करता है। तो जब हम क्या करते हैं कि भाई हम कचरे को बाहर ना फेंकें, क्यों ना फेंकें, क्योंकि साइड वाला जो घर है वो क्या होगा, इससे इफ़ेक्ट ही होगा। तो ये उसका मतलब ये है कि इंसान ने पहली बार क्या किया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास जो है वो इंसान को आया। अब जब आप फैमिली, अब पहले जब इंसान अकेला था, जो एब्स्ट्रैक्ट राइट की बात करता था कि सिर्फ मैं ही हूँ, यहाँ पर ये कहता है कि वहाँ पर जब फैमिली आई तो फैमिली के अंदर इंसान ने सेल्फ इंटरेस्ट से निकल कर इंसान ने लव के बारे में, म्यूचुअल लव के बारे में सोचना शुरू किया। फिर जब सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का जब वजूद आया, तो सिविल सोसाइटी के आने के बाद इंसान ने सिर्फ अपनी सोसाइटी के बारे में नहीं सोचा, इंसान ने अपनी क्या करते हैं, सोशल रिलेशंस के बारे में सोचना भी शुरू किया। इंसान ने अपने मोहल्ले, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना शुरू किया। और जब फैमिली प्लस में सिविल सोसाइटी, इन दोनों की क्या होती है, एक थीसिस एंटीथीसिस के साथ जब मिल जाती है तो वहाँ पर एक नई चीज़ वजूद लेती है, दैट इज़ स्टेट। स्टेट ही बेसिकली क्या है, आपकी क्या है, सिंथेसिस है। और यहाँ पर इंसान क्या कर रहा है, इंसान इथिकल लाइफ के बारे में सोच रहा है, अपने सिविल राइट्स जो हैं वो भी इंजॉय कर रहा है। इंसान जो है वो सोशल राइट्स, सिविल वो भी तमाम के तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कंप्लीट कर रहा है। इंसान रैशनल वर्सेस कंक्रीट, दोनों तरह से इंसान जो है वो मुकम्मल आज़ादी को क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। यही है विद द इमर्जेंस ऑफ स्टेट स्पिरिट अटेन एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट फ्रीडम जो स्पिरिट चाहती थी शुरुआत के अंदर, वो स्टेट के आने के बाद हुई है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। एक तो आप ये जहन में रखें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को सपोर्ट इस वजह से करता है क्योंकि वो ज़ाहिर है एक जो है वो पुरुषन या एक जर्मन ओरिजिन का है। अब कहता है कि जो आपका मोनार्क होना चाहिए वो एक किंग होना चाहिए। ये फर्दर उसे डिवाइड करता है कि किंग के जितने भी काम है, मोनार्क के जितने भी काम है, वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही होंगे। और वो ब्यूरोक्रेसी क्या होगी, आपकी एक यूनिवर्स क्लास होगी। अब उसे आप अपॉइंट करेंगे मेरिट के बेसिस के ऊपर। ये लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट देता है। लेजिस्लेशन को ये दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर देता है, एक को ये लोअर हाउस कहता है, दूसरे को अपर हाउस कहता है। अपर हाउस, अच्छा यहाँ पर थोड़ा आपको इसकी रिजेंबलेंस आपको
इंग्लैंड की पार्लियामेंट के साथ नज़र आएगी। जो अपर हाउस है ये कहता है कि वहाँ पर हेरिडिटी अपॉइंटमेंट हो, और हेरिडिटी अपॉइंटमेंट भी उन लोगों को दी जाए जिनके पास ज़मीन है, लैंड ओनिंग जो है ना। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर चर्च से लोग होते हैं, और वो हेरिडिटी के बेसिस के ऊपर भी होते हैं, वो ज़मीन के बेसिस के ऊपर भी होते हैं, वो ट्राइब के बेसिस के ऊपर भी होते हैं। तो ये कहता है कि अपर हाउस की अपॉइंटमेंट इन लोगों के थ्रू ही होनी चाहिए। लोअर हाउस की बेसिस के ऊपर ये कहता है कि लोग जो हैं वो इलेक्शन के थ्रू तो आएँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये आपको ये बाउंड कर देता है कि इलेक्शन के थ्रू जो लोग आएंगे वो वन मैन वन वोट की ये बात नहीं कर रहा। यानी कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर है कि 18 साल से ऊपर वाला हर इंसान जो है उसे राइट टू वोट होगा, तो ये वो आपको राइट टू वोट नहीं दे रहा। ये कह रहा है कि वोटिंग राइट जो होनी चाहिए वो बेस उसकी बना रहा है कारपोरेशन या एसोसिएशन। मिसाल के तौर पर एक लेबर यूनियन है, तो लेबर यूनियन जो है वो सबसे पहले आपस में इलेक्शन करें, उनमें से किसी एक आदमी को वो क्या करें, प्रेसिडेंट मुंतखब करें, और गवर्नमेंट की जब जनरल इलेक्शंस हों तो जनरल इलेक्शन के अंदर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही राइट टू वोट होना चाहिए, तो वो आपकी एसोसिएशन या कारपोरेशन बेस्ड हो जाएगा। इस तरह से जितने भी टीचर्स असातिज़ा हैं उन तमाम की एक यूनियन होनी चाहिए, और उनमें से किसी भी एक आदमी को राइट टू वोट होना चाहिए। अगर कोई ड्राइवर है, डॉक्टर है, इन तमाम की तरह एक कारपोरेशन या एसोसिएशन बेस्ड जो है ये आपको सारे के सारे राइट्स दे रहा है। अब इस तरह से यानी कि ये आपको क्या कर रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है। इसके अंदर अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है, यही पूरे का पूरा इसकी जो है वो एक क्रक्स है हेगल की। ज़ाहिर है एक कॉम्प्लेक्स एक फ़िलोसोफर है ये, लेकिन मैंने कोशिश की है कि उसे सिंप्लीफाई किया जाए। अगर उसके बावजूद भी कोई भी चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई, या कोई भी चीज़ एक ऐसी है जो आप ये चाहते हैं कि उसे मज़ीद एग्जाम्पल के साथ समझाया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। आपके टाइम का, आपके वक्त का, आपके पैशंस का तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।